ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। है मुझे नाज बहुत जिनकी मैं बेटी हूँ, अपनी फितरत से मैं उनकी दुआ लेती हूँ, है दुआ रखे खुदा सर पर मेरे उनका साया, अपनी माँ के लिए हर पल ये दुआ करती हूँ। इतनी सारी ट्रॉफियां और अवार्ड किसी के घर की सिर्फ जीनत नहीं है। ये संतोष कुमारी संप्रीति की कामयाबी की दास्तान बयान कर रही है। संतोष संप्रीति आज जरूर कामयाब है, लेकिन उन्हें ये कामयाबी आसानी से नहीं मिली। इस कामयाबी के पीछे उनकी मेहनत, लगन और जिंदगी में कुछ कर जाने का जुनून शामिल है। हरियाणा के सोनीपत के जाटी कला गांव से ताल्लुक रखने वाली संतोष कुमारी की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। जिस जमाने में गांव में लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, उस जमाने में संतोष ने न सिर्फ मैट्रिक पास किया बल्कि इंटर भी पास किया और अपनी मेहनत से खुद को कामयाब बनाया। हालांकि इंटर पास करने के फौरन ही बाद संतोष की शादी कर दी गई, लेकिन अपने मिजाज के मुताबिक अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फिर एमए किया और दिल्ली सरकार में टीचर बनी। संतोष कुमारी ने अपने नाम के मुताबिक हमेशा सब्र से ही काम लिया। उन्हें जो कुछ मिलता गया उसे मुकद्दर समझकर वो बैठी नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, लगन, जुनून और जद्दोजहद के बल पर आगे बढ़ती ही गई और कामयाब बनती ही चली गई और समाज के लिए मिसाल बनी। आइए जानते हैं संतोष की जिंदगी के सफर को। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रेशमी ज़िया। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। हर हफ्ते हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने हुनर और जुनून के बदौलत अपनी एक पहचान बनाई, और आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद खुद को बिखरने नहीं दिया और अपनी लगन, मेहनत, जद्दोजहद और अपनी दानिश्वरी से अपनी कामयाबी की बुलंदी को पाया। तो बिना देर किए हुए आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और आज हमारे साथ हैं संतोष कुमारी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, जैसा कि आपको 19 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है और आप बेहतरीन लिखती भी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सी पत्रिकाओं में आपने जो लिखा है कई अलग अलग टॉपिक्स पे, और साथ ही आप सोशल वर्कर भी हैं। तो इस मुकाम पे पहुंच के और एक संतोष कुमारी पहले की कैसा महसूस होता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर इस मुकाम पर पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि संघर्षों के बलबूते पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उसका अनुभव ही अलग होता है। अच्छा संतोष कुमारी, आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई और आपने कहाँ पे पढ़ाई की, और साथ ही आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा था, कैसा माहौल था? रेशमी जी, मेरा जन्म सोनीपत ज़िले के एक गांव जाटी कला में हुआ। हम 5 भाई बहनों में से मैं अपने माता पिता की दूसरी संतान हूँ। माता जी मेरी निरक्षर हैं। पिताजी पहले मेरे सेना में थे, बाद में दिल्ली पुलिस में आए। मेरे गांव का परिवेश उस समय बिल्कुल लड़कियों के विपरीत कहूँगी मैं। कहीं पर भी यह नहीं था कि लड़कियों को हमें साक्षर इसलिए बनाना है कि वो आत्मनिर्भर हो सके। जहाँ तक मुझे अपने बचपन को मैं याद करती हूँ, उसमें ये सोच के पढ़ाया जाता था कि लड़कियां हैं, शादी करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि शादी में दिक्कत आ जाए। तो घर का हिसाब किताब रखने के लिए माता पिता ने पढ़ाना शुरू किया। इस प्रकार से
गांव में 10 कक्षा तक स्कूल होने के नाते मेरी 10 कक्षा तक की पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई। अभी आपने कहा कि आपने सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी, 10th स्टैंडर्ड तक, और जैसा मुझे पता है आपकी शादी भी बहुत अर्ली हो गई थी और फिर आपने इंटर किया और आज आपने मतलब इस लेवल पे है कि आप पढ़ा भी रही हैं, तो कैसे ये मुमकिन हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। कक्षा 10 पढ़ने के बाद मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती मैं अगर कहूँ तो आई, क्योंकि मेरी जो दीदी थी 10 कक्षा के बाद उनकी शादी कर दी गई और उसके बाद बारी थी मेरी। लेकिन मैं कुरूप थी, ऐसा बोलते हैं घर वाले। हाइट अच्छी नहीं थी, जिसके कारण से माता पिता को लगा कि लड़की की अगर शिक्षा का वज़न हो जाएगा तो शायद कोई अच्छा लड़का इसको मिल जाएगा। ऐसा सोचकर मुझे पास के गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। वह दिल्ली का स्कूल था, काफ़ी दूर पड़ता था और इस प्रकार से मुझे उस स्कूल में जाने का अवसर मिला। और वहाँ जाने के बाद मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला पड़ाव, और मैं जो आपने कहा टर्निंग पॉइंट, मैं उसे ही मानती हूँ। क्योंकि मुझे जो दिल्ली के अध्यापक मिले, मेरी एक मित्र मिली मुझे, और मैंने पहली बार जाना कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है और मुझे भी अच्छे से शिक्षा ग्रहण करनी है। लेकिन वही परिवेश, बहुत सारी दिक्कतें मेरे सामने आई। ड्रेस को लेकर आती थी कि जैसे सिर पर चुन्नी उस समय हमारे यहाँ अनिवार्य होता था, और 11वीं 12वीं दिल्ली का स्कूल था, वहाँ पर अलग प्रकार की यूनिफॉर्म होती थी। तो स्वयं मेरी माताजी ने एक बार मुझे टोक दिया था कि नहीं, तुम्हें घर से निकलते हुए अपना सिर अच्छे से कवर करके जाना है, गांव के लोग क्या कहेंगे। शायद बाल मन था मेरा भी, और थोड़ा कह सकती हूँ कि मैं आक्रामक रुख वाली भी थी। तो मैंने माताजी से एक ही बात कही कि माताजी देखिए, मैं 10 कक्षा तक पढ़ी, जो हमारी यूनिफॉर्म थी मैंने उसी को धारण किया, कभी हमने कोई आवाज़ नहीं की। लेकिन जब हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम यहाँ सिर पे पल्लू लगा के जाएंगे, वहाँ हम बेल्ट के अंदर अपनी चुन्नी को फोल्ड करके टांगेंगे। 7:30 का स्कूल होता था। तो मैंने कहा अगर इस प्रकार से ही दिखावा करना है तो मैं आज से स्कूल बंद कर देती हूँ, लेकिन मैं दिखावे की ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी। इस प्रकार माताजी को मैंने शांत किया। फिर एक समस्या आई, क्योंकि गांव से काफ़ी दूर था और घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरी होती थी। इसके बाद समय पर स्कूल पहुंचना वो भी एक बड़ी बात होती थी। तो हमने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमें साइकिल सीखनी है ताकि हम जल्दी से स्कूल जा पाएँ, समय पर जा पाएँ। पिताजी ने हमारे छोटे भाई को कहा कि तुम अपनी दीदी को साइकिल सिखा देना। भैया ने कहा लड़की होकर साइकिल सीखेगी? आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं किस परिवेश की पली बड़ी हुई हूँ कि जहाँ छोटे भाई, जो मुझसे 3 साल छोटा भाई था, उसने ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, लड़कियाँ साइकिल नहीं चला सकती। बड़े भावुक होते हैं ये पल जब भी मैं अपने उस बचपन को याद करती हूँ, निश्चित तौर पर। लेकिन पापा जी का आदेश था तो भाई को भी मानना पड़ा, और ना चाहते हुए भी उसने मुझे साइकिल सिखाई। और एक दिन तो उसने गुस्से में आके मुझे कच्चे रास्ते वाला जो रास्ता होता है वहाँ पर उसने मुझे गिरा भी दिया कि ये सीखेगी ही नहीं। लेकिन कहते हैं जब इंसान के हौसले बुलंद होते हैं तो रास्ते में कितनी भी मुसीबतें आ जाती हैं, आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। शायद मैंने भी उन सभी बाधाओं को पार किया। अभी जैसा आपने बताया कि आपकी पढ़ाई जो है वो इसलिए हुई क्योंकि आपकी मैरिज नहीं हो पाई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहते थे कि आप खूबसूरत नहीं हैं, जबकि बिल्कुल गलत है, आप बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन आपके लिए तो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल यही रहा होगा कि आपकी जब मैरिज नहीं हुई और इसी बहाने आप पढ़ती गई, और आप काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी उस टाइम पढ़ने में, और तभी आप इतने आगे तक गई। जी रेशमी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। बदसूरती मेरे लिए वरदान साबित हो गई, क्योंकि घर वालों को लगता था कि ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, इसलिए पढ़ने का मौका मिला। मैं एक बात यहाँ ज़रूर जोड़ना चाहूँगी। 10वीं कक्षा का जब मैंने एग्ज़ाम दिया, परीक्षा दी, 19 लड़कियों में से मैं इकलौती लड़की थी जो बोर्ड परीक्षा में पास हुई थी। कोई फेल हो गई, इक्का दुक्का के कंपार्टमेंट आ गए, तो माता पिता का सिर जो ऊंचा हुआ
माता पिता ने पहली बार जाना कि हमारी लड़की पढ़ना चाहती है। जब घर में आकर लोगों ने बधाई दी कि तुम्हारी लड़की इतनी मेहनती, घर के इतने काम संभालती है और इसके बाद भी अकेली लड़की बोर्ड परीक्षा में, भिवानी बोर्ड होता था हमारा, उसमें पास हुई, तो माता पिता भी बड़े खुश हुए। लेकिन इसके बाद भी दिल से नहीं चाहा कि लड़की को हम आत्मनिर्भर बनाएं। नहीं तो मेरा बड़ा अरमान था कि माता पिता ही मुझे इतनी उच्च शिक्षा देते और अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर देते तो शायद ज़िंदगी आज किसी और मुकाम पर होती। वाकई कहते हैं कि कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और आपके लिए शायद ये बहुत अच्छा हुआ और इसी बहाने आप पढ़ती गई। और जब आपका ये डिसीज़न हुआ कि भाई शादी हो जाएगी, उसके बाद ही मतलब कुछ करना है, तो जब आपकी शादी हुई तो क्या आपके ससुराल वालों ने मतलब कहा कि आप आगे पढ़ो, या आपका डिसीज़न था? चाचा जी ने कहा और मैंने तुरंत हामी भर दी। शादी के 6 दिन भी नहीं हुए थे और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंच गई, क्योंकि उस समय 77% यानी 77% अंकों से मैं पास हुई थी। मुझे लगता था कि मैं मेरिट से भी आगे हूँ, क्योंकि जिन पारिवारिक हालातों में और जिन विषम हालातों में मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, तो मुझे अपने आप पर ही गर्व होता था कि मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ शायद सही दिशा में मैं जा रही हूँ। और इस प्रकार से मैं विश्वविद्यालय गई, अच्छे अंक थे और मेरा प्रवेश वहाँ पर हो गया। और इस प्रकार से मैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, जो कि शेखसराय में है, वहाँ की स्नातक की छात्रा बन गई। और इस प्रकार से मैं गृहस्थी भी संभालती रही और अपनी पढ़ाई भी पूरी करती रही। इसी को कहते हैं शायद, जो आपने बताया, जहाँ चाह है वहाँ वहीं राह है। जी। क्योंकि आप पढ़ना चाहती थी और आपको ससुराल भी ऐसा मिला जिन्होंने आपको इनकरेज किया और खुद ही कहा कि भाई आगे पढ़ो। जी। उनकी फैमिली में कोई इतना शायद पढ़ा हुआ नहीं था। रेशमी जी, अगर मैं कहूँ कि वहाँ मेरे अपने मायके से भी मैं पहली लड़की हूँ अपने पूरे परिवार की जो इतनी अच्छा उच्च शिक्षा वाली हूँ। और अपने ससुराल में भी अगर मैं बात करूँ बहुओं में, तो सबसे पहली यहाँ पर पढ़ने वाली भी, हो सकता है मुनीर का गांव के अंदर ही मैं पहली ऐसी बहू हूँ अच्छा। जो ससुराल में पढ़ाई कर रही हूँ। बाकी मैंने तो किसी का सुना नहीं था। और अपने परिवार में तो निश्चित तौर पर मैं पहली बहू हूँ, अभी तक हूँ, जो ससुराल में रह के पढ़ाई करने वाली हूँ। हाँ, एक चीज़ का मुझे ज़रूर वो रहा कि ग्रामीण परिवेश ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा। क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा थी, घूंघट प्रथा भी थी, और सिर पर पल्लू तो रखना ही रखना है। जब घूंघट है तो पल्लू तो अपने आप आ ही जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ आती थी मेरी DU स्पेशल 527 बस भी आया करती थी, और मैं अपनी मुनिका के स्टॉप पर होती थी। और मेरी एक कज़न थी जो मुझसे 1 साल सीनियर थी, यहाँ तक का हमारा घूंघट निकला हुआ होता था। अच्छा। और जब मुझे दूर से दिखती थी मेरी यू स्पेशल आ गई हैं, तब मैं होले होले डर डर के घूंघट थोड़ा पीछे करती कि सारे बच्चे मेरे क्लासमेट हैं और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। मतलब बड़ी असमंजस की स्थिति थी। कई बार तो मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई ना करूं, क्योंकि इस प्रकार की वो दोहरी ज़िंदगी है ना, मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन शादी नई नई हुई थी तो अब बगावत भी नहीं कर सकते। आज भी इस परिवेश में आप देखेंगे कि महिलाएं सिर पर पल्लू रखती हैं और घूंघट भी निकालती हैं। हाँ, घूंघट के मामले में एक बात है कि मैंने पिछले साल वुमेंस डे पे बिल्कुल घोषणा कर दी कि मैं सिर पे पल्लू रखूंगी, लेकिन अब मैं घूंघट नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि जिन परंपराओं का हम निर्माण करते हैं उनमें समय समय पर बदलाव भी आना चाहिए। अगर परंपराएं आपके विकास के आड़े आने लगती है तो उन परंपराओं के स्वरूप में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन होना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। वाकई आपने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, और यही वजह है शायद कि आप इतना खूबसूरत लिखती हैं। आपने बहुत सारी मैगजीन्स में लिखा है, आप पेपर में भी आपकी बहुत सारी कविताएं छपती रहती है, अलग अलग जो टॉपिक्स को लेके आप लिखती हैं। तो शायद ये रीज़न भी होगा कि कई बार इंसान के दिल में बहुत कुछ होता है, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन हाँ, कलम के ज़रिए वो चीज़ें वो उतारता है। क्या ये बात है? इंसान बहुत कुछ देखता है, महसूस करता है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने का अवसर बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे माँ सरस्वती ने लेखन का भी वरदान दिया, जिससे मैं अपनी संवेदनाओं को केवल अपने तक नहीं, अपने परिवेश तक, अपने समाज तक, और मुझ जैसी ना जाने कितनी संतोष कुमारी होंगी उन तक जोड़ती हूँ। और कहीं ना कहीं मैं अपनी रचनाओं में अपने उस दर्द को
जो मैंने भोगा हो या जो मैं देखती हूँ या जिनकी मैं साक्षी रही हूँ, उसको मैं अभिव्यक्त करती हूँ और हमेशा एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास करती हूँ। मेरी कोई भी रचना आप देखेंगी ऐसी नहीं है जिसमें कहीं नकारात्मकता हो, क्योंकि मैं खुद बहुत आशावादी स्वर की रही हूँ, इसलिए मैं कभी भी निराशावादी स्वर अपनी रचनाओं में लाती ही नहीं हूँ। अच्छा, संतोष कुमारी, संप्रीति और डॉली, ये इतने सारे नाम, इनके क्या राज है, ये ज़रूर जानना चाहेंगे। डोली मेरा बचपन का नाम है, जो मुझे मेरे मामा जी ने दिया था। मेरी शादी के समय लोगों को पता चला मैं संतोष कुमारी हूँ। शादी होकर आई तो यहाँ संतोष कुमारी हो गई, और साहित्यिक दुनिया में जब मैंने लेखन शुरू किया, अपनी शिरकत शुरू की, तो उस समय मुझे लगा, क्योंकि कई बार लोग संतोष कुमार बोल देते थे, बिहार की तरफ में अक्सर लड़कों के नाम होते हैं, तो मुझे लगा कि ये संतोष कुमार वाला जुमला हटाना पड़ेगा और इसके लिए मैं कोई उपनाम सोचती हूँ। बहुत सारे तखल्लुस हम देखते हैं। इसी श्रृंखला में मैंने बहुत सारे प्रयास किए, अपने दोस्तों से भी कहा, लेकिन कोई ख़ास मुझे नाम जचा नहीं। फिर मैंने स्वयं ही अपना एक शब्दकोश है वो उठाया, 3-4 दिन मैंने उसमें खूब पढ़ाई की और एक दिन संप्रीति शब्द पर मेरी नज़र टिक गई और संप्रीति में मैंने सारी चीज़ें देखी जो मैं देखना चाहती थी। अर्थ का भी उसमें देखा मैंने और उसमें मैंने भाव भी देखा, राशि भी देखी और मुझे लगा अपने आप में एक बड़ा ज़हीन सा नाम है और इसीलिए मैंने उसका अपना बाकायदा घोषणा करके उस नाम को मैंने स्वीकार कर लिया और आज मुझे साहित्यिक दुनिया में संतोष कुमारी कम और संप्रीति ज़्यादा कहते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे ये नाम बड़ा पसंद भी आया है। इतनी बिजी लाइफ, आप अपना दफ्तर देखती हैं, अपनी साहित्यिक दुनिया भी देखती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, अपनी पूरी फैमिली को संभालती हैं, कैसे आप संभाल पाती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं? इतने सारे कार्य और एक अकेली जान, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। कुछ जीवन में कुछ पाना होता है तो कुछ खोना पड़ता है। समय के एक एक पल का उपयोग करना, मुझे लगता है यह मेरा एक राज है जिसके कारण से मैं अपनी स्कूली जीवन, अपनी पारिवारिक जीवन और अपनी साहित्यिक दुनिया को जी पाती हूँ। और कहते हैं ना कि जब तक आपका संघर्ष उभर कर सामने नहीं आता है, कोई मुकाम भी आपको हासिल नहीं होता है। और जब तक संघर्ष के साथ मुकाम और मुकाम के साथ सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक आप जीवन में आदर्श भी नहीं बन पाते हैं। लोग आज हम जो इतने सारे लोगों का अनुसरण करते हैं, ये वो लोग रहे हैं जिनका जीवन संघर्षों से, चुनौतियों से भरा रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने इस एक छोटे से जीवन को इस प्रकार से जीती हूँ कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभाती हूँ। आप सभी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे मेरी अनेक ऐसे कार्यक्रम आप लोगों को मिलेंगे कि कोई भी सामाजिक समारोह होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि जिसमें मेरी शिरकत ना हो, क्योंकि मैं समाज के अभी एक अभिन्न अंग हूँ। मेरे विद्यार्थी हैं, बेहद प्यार करते हैं और मैं भी अपने विद्यार्थियों को अपने बच्चों जैसा ही प्यार करती हूँ। अभी मैं एक इसका छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। अभी हाल ही में हमारे पतिदेव की तबीयत ख़राब हो गई और बाईपास सर्जरी उनकी हुई। बहुत मुश्किल था क्योंकि आईसीयू में, वेंटिलेटर पर, घर परिवार सब कुछ संभालना, लेकिन फिर भी मैंने स्कूल में अपनी प्रधानाचार्य को सूचित किया और इसके बाद मैंने छुट्टी नहीं ली, मैंने जारी रखा अपना स्कूल भी, क्योंकि मैं जानती थी एक टीचर के ना जाने से बच्चे बहुत सारे सफ़र करते हैं। तो मैंने वो रोल भी निभाया और साथ में अपने पति की भी तीमारदारी जो मैं कर रही थी और आज भी उतने ही शिद्दत से कर रही हूँ, क्योंकि सुख में तो साथ हर कोई देता है, असली पहचान तो गम की होती है, चुनौतियों की होती है कि आप उसमें उस घड़ी में किसके साथ किस स्तर तक खड़ी हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। और मैं अपने बच्चों के लिए भी उतना ही समय देती हूँ। तो ये मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं साहित्यिक दुनिया में हूँ तो मैं परिवार से कट गई हूँ, या मैं परिवार में हूँ तो मैं साहित्यिक दुनिया से कट गई हूँ, या सामाजिक दुनिया से। इस तालमेल को बिठाने के लिए मैंने अपना चैन सुकून गंवाया है और जो मेरा लक्ष्य है कि अपने इस जीवन को मैंने सफल बनाना है, हर एक पल का मैंने सदुपयोग करना है, बस मैं इसको अपना मूल मंत्र मानती हूँ। कई बार लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मोहतरमा आप खाती क्या हैं,
ये पूछते हैं संतोष जी सभी के लिए 24 घंटे होते हैं, आप 24 घंटे में 48 घंटे का काम कैसे कर लेती हैं? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप आशावादी रहें, संघर्ष करते रहें और समय का सदुपयोग करें। तो मुझे लगता है कि हम सभी अपने क्षेत्रों में, स्तरों में तालमेल बिठा सकते हैं। वाकई सारी जिम्मेदारियां आप बखूबी निभा रही हैं। अच्छा, साथ ही मैंने ये भी सुना है कि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, डांस करने का भी शौक़ रखती हैं। तो ये गाना ये कहाँ से, बचपन से आया कि बाद में सीखा है? गाने की मैंने कहीं से कोई विधिवत ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि हरियाणवी परिवेश में एक बात थी कि जब भी कोई कार्यक्रम होता था लोकगीतों का समा बन जाता था। बचपन से ही चाची ताई के साथ, मम्मी के साथ जाते थे और वहीं से वो एक सुर में उनके साथ गाते थे और धीरे धीरे ऐसे ही गायन में सीख गई। और रही बात नृत्य की, तो मुझे लगता है कि जब भी कोई खुशी का माहौल होता है तो मन तो हमारा उमंगित होता ही है, साथ में पैर भी थिरकने लगते हैं। और पता नहीं किसी कवि ने कहा है, मनाना चाहता है तो मना ले, उमंगे यूँ कारण उठा नहीं करती। तो जो लम्हा होता है मैं उस लम्हे को जीना चाहती हूँ और इसलिए चाहे जैसा भी आए लेकिन मैं नृत्य करती हूँ। और कई बार तो ऐसे हालात हो जाते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है। और इसी कला में मैंने एक बार सीखा कि जो गिलास होता है या लोटा टाइप में कह सकते हैं, वो मैं सिर के ऊपर रख के 15-15 मिनट डांस कर लेती हूँ। आज भी मतलब कहीं भी हमारा कार्यक्रम होता है तो उसमें विशेष रूप से आग्रह किया जाता है कि वही वाला डांस दिखाइएगा। तो ये भी मुझे लगता है कि माँ सरस्वती ने एक वरदान दिया है कि हम अच्छा गा लेते हैं और ठीक ठाक डांस भी कर लेते हैं। इसके अलावा अभिनय का भी मुझे बड़ा शौक़ है, क्योंकि आप मेरे इसमें प्रमाण पत्र में देखेंगे कि मेरे विद्यालय स्तर पर बच्चों को रामलीला हम लोग करवाते हैं एक NGO की तरफ से। उसमें 80-80, 85-85 बच्चों को हम डायरेक्ट खुद करते हैं और कहीं से भी हमने ट्रेनिंग नहीं ली। बस ये है कि समय ने बहुत कुछ सिखा दिया और उसी के हिसाब से हम सीखते चले गए। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें हैं, आज भी है, जहाँ पे इस तरह की अगर परिस्थितियाँ, ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा हो जाता है तो लड़कियाँ एकदम से रुक जाती हैं, पीछे हट जाती हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? जी रेशमी जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने पूछा और निश्चित तौर पर मैं इस विषय पर बोलना भी चाहती थी। दूरदर्शन के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि हालात कभी भी अनुकूल नहीं होते, हालात अनुकूल बनाए जाते हैं और असली इंसान वही होता है जो अपने हालातों को अपने अनुकूल बनाता है और जीवन में आगे भी वही बढ़ता है। मैं संदेश देना चाहूँगी उन सभी माता पिता को कि अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, उनमें कोई भेदभाव ना करें और उनको एक ही नज़रिए से देखते हुए उनकी उच्च शिक्षा अवश्य दिलवाएं। क्योंकि आज भले ही तकनीकी युग आ गया है, लेकिन इस तकनीकी को समझने के लिए, इस तकनीकी को संचालित करने के लिए भी हमें सुशिक्षित बच्चों की ही आवश्यकता है। तो इस नए ज़माने के बच्चों को नए ज़माने की शिक्षा दीजिए और अपने बच्चों को आत्मनिर्भर अवश्य बनाएं। आज सरकार की तरफ से भी अनेक योजनाएं हैं। आज भी ग्रामीण परिवेश में क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से भी अच्छे से आज भी जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारी हमारी बहनें बेटियाँ ऐसी हैं जो मार्गदर्शन के अभाव में, सुरक्षा का माहौल न होने के कारण आज भी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ उन माता पिताओं से कि अपने बच्चों को सुरक्षापूर्ण माहौल दें और हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर दें। मैं चाहती हूँ कि आज जैसे मैंने अपने मन की बात साझा की, कल कोई दूसरी बेटी ऐसे ही जो ग्रामीण परिवेश से उठकर हालातों का सामना करते हुए यहाँ आके अपने मन की बात कह सके और किसी के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर सके। आप वाकई गांव के माहौल से निकलकर यहाँ तक आई और इतनी पढ़ाई आपने की, इसी का नतीजा है कि आपके बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, एक एडवोकेट, एक इंजीनियर और एक जॉब कर रहा है। तो इसलिए एक औरत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत से लोगों ने आपको सुन के वाकई बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रेशमी जी।
दूरदर्शन का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, इकबाल जी का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और जाते जाते मैं एक संदेश चंद पंक्तियों के माध्यम से देना चाहती हूँ। बाधाएं दे रही चुनौती, पूरी अपनी तैयारी रख। बाधाएं दे रही चुनौती, पूरी अपनी तैयारी रख। हार मिले या मिले जीत, जंग अपनी तो जारी रख। पहन मुखोटा दुनिया चलती, पहन मुखोटा दुनिया चलती, आँखों में होशियारी रख। भीड़ ज़माने की बहुत है, पहचान अपनी तो न्यारी रख। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो नाजरीन, ये थी संतोष कुमारी। आपने देखा एक पढ़ा लिखा होने से कितना बदलाव आ सकता है हमारे समाज में। इसीलिए अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। यही तो है हमारे प्रोग्राम का मकसद, ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर